नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर हम राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन हल कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने राष्ट्रपति संबंधित 15 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम 15 से आगे 16 से 30 तक 15 क्वेश्चन हल करेंगे। ये पूरे क्वेश्चन राष्ट्रपति संबंधित होंगे। जिसने भी राष्ट्रपति टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है आराम से वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लेगा। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। राष्ट्रपति संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे सो किसी प्रकार का एग्जाम हो, IAS, RS, IPS, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें राष्ट्रपति संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक पूरा वीडियो देखें। उसके बाद में खुद तय करिए कि आपने अब तक राष्ट्रपति टॉपिक को कितना पढ़ रखा है, कितना समझ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ये कैमरा उठा देता हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आराम से दिखाई देने लग जाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इनमें सही है, कौन सा गलत है, ये देखना है। प्रत्येक एमएलए का मतलब होता है विधायक। प्रत्येक एमएलए का वोट मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से आपका जो भी आंसर रहता हो आप अपनी ओर से डिक्लेयर करिए। मैं यहाँ पर सही आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सही आंसर होगा ए। लोकसभा के वो सदस्यों का वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों का वोट मूल्य अधिक होता है। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जो सदस्य होते हैं सांसद, इन दोनों के जो सदस्य होते हैं सांसद, उनका मत मूल्य बराबर होता है, एक समान होता है। राज्यसभा के सांसद का मत मूल्य भी वही होता है जो लोकसभा के सदस्य का होता है। लोकसभा के सांसद का मत मूल्य भी वही होता है जो राज्यसभा के सदस्य का सांसद का होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा और 1 नंबर का ऑप्शन ठीक रहेगा। प्रत्येक एमएलए का वोट मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। इसका कारण क्या है? एक तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। ठीक है, इसके अलावा राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या भी प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। दोनों बातें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात हमको ज़्यादातर पढ़ने को मिलती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होता है, कारण सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। लेकिन इसके अलावा एक मुख्य कारण ये भी बनता है कि राज्य की जो विधानसभा है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या भी अलग अलग है। इसी कारण से राष्ट्रपति के चुनाव के समय प्रत्येक राज्य से विधायक का मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य है 200। इस प्रकार से यूपी में अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता? यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, पात्र नहीं होता। कौन सा कारण है इसमें से? इसमें से आपका आंसर जो भी रह रहा हो, मैं अपना आंसर यहाँ पर आपको बताता हूँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। उच्च सदन का मतलब विधान परिषद का सदस्य। यदि वह विधान परिषद का सदस्य है मुख्यमंत्री, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग
नहीं लेते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री है और वो विधानमंडल में उच्च सदन का यानी कि विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो यहाँ पर कौन सी जनसंख्या मानते हैं अभी, तो अभी राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो हम एमएलए का मत मूल्य निकालते हैं, जो एमपीज का मत मूल्य निकालते हैं, उसमें हम जो जनसंख्या लेते हैं वो 1971 की लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी 1971। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष की आयु हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। तो यहाँ पर क्या आवश्यक नहीं है, तो यदि आपने राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं दी गई है उन योग्यताओं के बारे में यदि आपने पढ़ा है तब तो आप इस क्वेश्चन को सही से कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। 19 में आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये योग्यता पढ़ा लिखा हो, ऐसी योग्यता राष्ट्रपति के योग्यता के संदर्भ में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पढ़ा लिखा हो, ऐसी कोई शर्त वहाँ पर नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर ये योग्यता संदर्भ में ही है और अनुच्छेद 58 में जो राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं दे रखी है वहां पर क्या बातें लिखी हुई है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, ये लिखा हुआ है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये भी लिखा है। लेकिन मूल रूप से ये जो लाइन लिखी हुई है इसका अर्थ है वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। भारत में जन्मा हो ऐसा नहीं है। विदेशी नागरिक भी यदि भारत में रहता है और भारत में रहकर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो व्यक्ति भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि मूल रूप से भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए सिर्फ भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, चाहे से वो विदेश में जन्मा व्यक्ति ही क्यों ना हो। यदि विदेश में जन्मा व्यक्ति भी भारत का नागरिक है, उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, गलत हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही आंसर रहेंगे। बी 2 सही है। उसे संसद का निर्वाचित होने की सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 2, ये भी इसमें गलत रहेगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होती है। जब वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। ठीक है, यहाँ पर चुनाव लड़ने से पूर्व उसे त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यह भी अनिवार्य नहीं होता है।
और एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यताओं के बारे में प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान करता है। पुनः निर्वाचन, यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति है तो वह दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है भारत में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इतना लिखा हुआ है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और 57 का हमने कर लिया है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, अगला, अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कौन सुनता है? भारत का महाधिवक्ता, संसद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है मित्रों, आपका जो भी आंसर रहता हो सही आंसर में यहाँ पर बता देता हूँ। आप वीडियो को रोक कर उसके बाद में अपना आंसर सोचें, उसके बाद में मेरा आंसर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बातें यहाँ पर आ जाती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित उस विवाद को सुनने का कार्य करता है कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो अंतिम माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो भी फैसला दिया है, जो विवाद आया है उसको लेकर, तो संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आता है वो अंतिम होता है। उस फैसले के खिलाफ आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति चुनाव को कौन और कब तक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, इसके बारे में मैंने राष्ट्रपति वाली सीरीज में पढ़ा रखा है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कब तक दे सकता है और कौन दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? जब वो अपना पद ग्रहण कर लेता है, इससे पहले नहीं। जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेगा उसी दिन से उसके अगले 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना सी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? यानी कि भारत का राष्ट्रपति यदि अपने कार्यकाल से पूर्व अपने पद को छोड़ना चाहता है और इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा? यहाँ पर लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। अब यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन एक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ संबोधित करके बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है किसको सौंपता है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति पद पर है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपेगा संबोधित करते हुए किसको? उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, यदि उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? अर्थात मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ कि यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में
राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे? तो इस कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो देते हैं उपराष्ट्रपति को संबोधित करके ही देते हैं। चाहे से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद पर हो या नहीं हो, राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ही देता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर अपना 26 में आंसर हो जाएगा बी और 25 में आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और संसद द्वारा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाते हैं? महाभियोग लगाकर। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व हटा सकते हैं। ठीक है। ये महाभियोग प्रक्रिया कहाँ पर दी गई है? अनुच्छेद 61 में दी गई है। और महाभियोग शब्द कहाँ पर दिया गया? अनुच्छेद 56 में दिया गया है। दोनों बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है और महाभियोग शब्द का उल्लेख जो किया गया है वो 56 में किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात कहाँ पर उल्लेखित है? अनुच्छेद 56 में। और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 61। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना 61। ये जो आ गया अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 356। और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस संबंध में है। और 76 में क्या होता है? वो होता है सीएजी। सीएजी नहीं होता है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 61, अनुच्छेद 61 डी। 29, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर वही आंसर क्वेश्चन आ गया फिर से, ये अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है कि संसद यदि ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। यदि कोई भी कानून संविधान के प्रतिकूल बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है अनुच्छेद 13 कि वो उस कानून को अवैध घोषित कर दे। 73 में क्या है? 53 में अनुच्छेद 53 प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी अपने पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यकाल से पूर्व यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर दी गई है? हमने चर्चा कर ली है अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 56 में। ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हमारे राष्ट्रपति संबंधित हो गए हैं। ये 15 क्वेश्चन आज के हमारे राष्ट्रपति से संबंधित हो गए हैं। इससे आगे के और भी क्वेश्चन जितने भी हैं राष्ट्रपति संबंधित वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आपने अच्छे से राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ा है, प्रेसिडेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। यूपीएससी प्री एग्जाम, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में,
बीपीएससी यानी कि जो पिछली एग्जाम में जितने भी राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो आपको पूरा वीडियो सही से देखना है और राष्ट्रपति को यदि आपने सही से नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो राष्ट्रपति संबंधित वहाँ पर रखे हुए डले हुए हैं। वहाँ पर आप शुरू से लेकर अंतिम फर्स्ट से लेकर 18 वीडियो राष्ट्रपति संबंधित है, जहाँ पर मैंने राष्ट्रपति को पूरे डिटेल में पढ़ाया है। तो आप वहाँ से आराम से राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।